एजुकेशन सब्जेक्ट के बीए थर्ड सेमेस्टर में जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, जिसकी फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है फिलॉसफी, केवल फिलॉसफी। और उस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या समझना है, उसमें है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी। तो मीनिंग और कॉन्सेप्ट उसका मतलब एक ही है कि उसका अर्थ क्या है या वो क्या उससे आप क्या समझते हैं। फिलॉसफी यानी दर्शन को हम सबसे पहले बताएंगे कि दर्शन क्या है। दर्शन को समझाने के लिए केवल एक सेंटेंस में हम नहीं बता सकते कि दर्शन ये है। एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में भी नहीं बता सकते, तो उसके कई एस्पेक्ट्स से हमें उसको समझाना होगा। सबसे पहले इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी ये जो शब्द है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिलॉसफी और हिंदी में इसका शब्द है दर्शन। तो इंग्लिश वाले शब्द का जो फिलॉसफी है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका अर्थ मतलब क्या है, और जब हिंदी में हम इसको दर्शन कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में देखेंगे कि फिलॉसफी शब्द इसका मतलब क्या है। फिलॉसफी शब्द जो इंग्लिश का है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों के योग से बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन से हैं? फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का अर्थ है प्रेम अथवा अनुराग और सोफिया का मतलब है ज्ञान। तो इस प्रकार फिलॉसफी शब्द का अर्थ बनता है ज्ञान या विद्या से प्रेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ज्ञान के प्रति प्रेम रखते हैं या जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान की प्यास रखते हैं, वे सभी दार्शनिक हैं। तो ये अच्छा। और जो हिंदी में इसका जो शब्द है दर्शन, दर्शन शब्द भी संस्कृत से निकला है, जो कि जिसको दृश्य धातु से बना है। दृश्य का अर्थ है देखना, तो दृश्य धातु में अगर ल्युट प्रत्यय लगा देंगे तो वो शब्द बन जाता है दर्शन। और इस शब्द की व्याख्या करने से जो अर्थ निकलता है उसको संस्कृत में इस तरह से कह सकते हैं कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वो दर्शन है। हालांकि देखना या जो सामान्य अर्थ में इसको जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, लेकिन गूढ़ अर्थ में इसको तत्व दर्शन भी कहा जाता है, यानी सत्य का अन्वेषण, तत्व का दर्शन, जो कि प्रत्यक्ष दर्शन से बिल्कुल अलग है। और इसके लिए हमें ये प्रत्यक्ष चक्षुओं की नहीं बल्कि ज्ञान चक्षु की आवश्यकता पड़ती है। यानी इसको उपनिषदों में भी कहा गया है कि सत्य का दर्शन करने के लिए कहा गया है, यानी दर्शन उस अर्थ में भी आता है। तो हम इन शाब्दिक अर्थों से हम दो तरह के अर्थ निकाल सकते हैं, एक शाब्दिक हिंदी वाला अर्थ और एक इंग्लिश में जो फिलॉसफी है उसका अर्थ। अब हम दर्शन को हमने पहले तो शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा, अब हम उसके विशिष्ट अर्थ को समझेंगे। दर्शन का एक विशिष्ट अर्थ भी लिया जाता है, जैसे विशिष्ट रूप में दर्शन का अर्थ, दर्शन का मतलब उस अमूर्त चिंतन से है जिसके द्वारा आत्मा, परमात्मा, प्रकृति आदि का रहस्य मालूम किया जाता है।
यानी जो चीज हमारे सामने अमूर्त चिंतन, यानी जो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, हम उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं या उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो उसको दर्शन कहा जाता है। जैसे कि हमने तत्व दर्शन, जब हमने इसको देख जो हिंदी शब्द में दर्शन शब्द का जो अर्थ निकाला गया, उसमें तत्व दर्शन को दर्शन माना गया, तो विशिष्ट अर्थ में वही अर्थ लगाया गया, यानी अमूर्त चिंतन को दर्शन के अर्थ के रूप में समझा गया। अमूर्त जैसे जीवन, ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को तो हम नहीं दे सकते, आत्मा को नहीं देख सकते, आत्मा को नहीं उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते। ईश्वर का स्वरूप क्या है, जब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं तो वो विशिष्ट अर्थ के रूप में दर्शन को हम जानते हैं। तो इस तरह से तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे सामने प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन जब हम उनको जानने का प्रयास करते हैं, उनको देखने का प्रयास करते हैं, तो वो दर्शन के विशिष्ट अर्थ लगाया जाता है। तो हमने तीसरे ये शाब्दिक अर्थ और एक विशिष्ट अर्थ में दर्शन को जाना। इसी प्रकार दर्शन का व्यापक अर्थ भी लगाया जाता है। अब व्यापक अर्थ में दर्शन को कोई ऐसे विषय के रूप में नहीं देखा जाता जो कि केवल बुद्धिजीवियों तक ही सीमित हो, या फिर ये ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें केवल हम सूक्ष्म एवं गूढ़ पदार्थों का ही विवेचन कर सकें, जिससे कि कोई व्यक्ति समझ सके और कोई व्यक्ति ना समझ सके। अब जैसा कि मानव जीवन के दो पहलू होते हैं, एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक। दर्शन का संबंध मानव के सैद्धांतिक पहलू से है। अब सैद्धांतिक पक्ष क्या होता है, हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मानव कोई भी क्रिया करता है, उस क्रिया को करने से पहले कुछ सोचता है, विचारता है, या उसकी कोई योजना बनाता है, तब वो कोई क्रिया करता है। अब इसमें दो पक्ष हुए, एक तो सैद्धांतिक पक्ष जब वो सोचता है, कुछ विचारता है, और दूसरा है क्रियात्मक पक्ष, और उस सोचे हुए या उस विचार को जब वो क्रियात्मक रूप प्रदान करता है। तो इस बात से हम ये समझे कि जो ये सैद्धांतिक पक्ष है वो दर्शन के क्षेत्र में दर्शन के रूप में हम उसको समझ सकते हैं, यानी इसी को दर्शन भी कहते हैं। यानी विचारने की जो क्रिया होती है या सैद्धांतिक पक्ष जो भी होता है, इसको दर्शन भी कह सकते हैं। तो इसमें तो हर मनुष्य कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ विचारता रहता है। तो अगर इस व्यापक अर्थ में हम ये देखें तो हर व्यक्ति ही दार्शनिक के रूप में हम उसको समझ सकते हैं कि वो दार्शनिक है, क्योंकि दर्शन का अर्थ है कि कुछ भी सोचना और कुछ भी विचारना। पहले वो सोचता है, विचारता है, तो और तब वो कोई कार्य करता है। अच्छा, अब ये व्यापक अर्थ में जैसा कि कहा जाता है कि ज्ञान के प्रति प्रेम, कुछ भी सोचना, कुछ भी जानने का प्रयास करना, तो वो जो हमारा फिलॉसफी वाले जो सेंस था, जो अंग्रेजी वाले शब्द का अर्थ था, वो इस व्यापक अर्थ में हम इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने दर्शन को कुछ शाब्दिक रूप में समझा और फिर उसके विशिष्ट और व्यापक रूप में भी उसको समझने का प्रयास किया। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ दार्शनिकों ने भी दर्शन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है, अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। अब यहाँ पर उन्होंने जो, यानी अन्य क्रियाओं के समान, बहुत सारी जिस तरह की क्रियाएं होती हैं, उसी तरह से दर्शन का भी उद्देश्य होता है कि हम ज्ञान को प्राप्त करें। यानी ज्ञान को प्राप्त करना, किसी भी तरह का ज्ञान,
तो यहाँ पर ज्ञान जो अर्थ हमारे फिलॉस प्लस सोफिया के अंतर्गत हमने देखा था कि ज्ञान के प्रति प्रेम जो शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा था, तो उसी की व्याख्या बर्ट्रैंड रसेल ने की है। इसी तरह से प्लेटो ने लिखा है, पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। पदार्थ, किसी भी पदार्थ को देखें, अगर हम उस पदार्थ की गहराई में जाने का प्रयास करें कि ये पदार्थ कैसे बना, इसका मूल रूप क्या था, फिर कैसे कैसे ये है, इसका क्या, इस पदार्थ का क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है, यानी हम उसके जब सूक्ष्म चिंतन, बहुत गहन अध्ययन की ओर जब चले जाते हैं तो उसको दर्शन कहते हैं। तो ये वाला जो इन्होंने अर्थ माना है, दर्शन का जो अर्थ लगाया है, ये उसके हिंदी वाले दर्शन के शाब्दिक अर्थ को ध्यान में से मिलता जुलता इसका अर्थ है। इसी तरह से फिक्टे ने लिखा है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। जब हम ज्ञान को ही विशेष रूप से जानने का प्रयास करते हैं, किसी भी प्रकार के ज्ञान को विशेष रूप से जानने का प्रयास करते हैं, तो वो दर्शन है। इसी तरह से राधा कृष्णन ने लिखा है, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है। जब हम किसी भी चीज की वास्तविकता को जानने का प्रयास करते हैं कि यह कितना वास्तविक है, कितना अवास्तविक है ना, जब हम तर्क करते हुए उसकी खोज करते हैं, तो हम उसको दर्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक ये जानने का प्रयास किया, इतना वर्णन करने से ये स्पष्ट हुआ कि दर्शन क्या है। तो हमने शुरू में ही बोला था कि दर्शन को हम किसी एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ या एक तरफ से हम नहीं कह सकते कि ये दर्शन है। दर्शन बहुत व्यापक भी है ना, और दर्शन का विशिष्ट अर्थ भी है। तो इस तरह से हम इसको अर्थ बताने के लिए हमें सब तरह से उसकी व्याख्या करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि दार्शनिकों ने भी उसके कई अपने अपने तरीके से उसका गहन अर्थ भी लगाया और एक सामान्य अर्थ भी लगाया। अब आपकी सिलेबस में जो फिलॉसफी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट है, ये आपको दर्शन के अर्थ से स्पष्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है फिलॉसफी के अंतर्गत ही, वो है स्कोप ऑफ फिलॉसफी, यानी दर्शन का क्षेत्र, यानी दर्शन जो विषय है इसके क्षेत्र में, इसमें हम इस विषय में क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो दर्शन के क्षेत्र में, वैसे तो जब हम ज्ञान के प्रति प्रेम की बात करते हैं, जब इसका हम व्यापक अर्थ लगाते हैं, तो दर्शन जो है बहुत विस्तृत हो जाता है। लेकिन अगर एक विषय में अगर हम देखें कि दर्शन एक एज ए सब्जेक्ट में हम इसका क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो हम इसको जान सकते हैं कि इस तरह से जान सकते हैं कि दर्शन शास्त्र जो कि एक विषय है, उसके अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। पहला उसमें है तत्वमीमांसा। इसे अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि प्रकृति से परे। तत्वमीमांसा में प्रकृति से परे की चीजों के अस्तित्व के बारे में खोज की जाती है। यानी जो कुछ भी प्रकृति से परे है, उसका जब हम अध्ययन करते हैं, उसकी जब हम खोज करते हैं, तो वो तत्वमीमांसा है। अब इसकी कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, उसमें ABCD करके लिख सकते हैं आप। जैसे इसमें पहली है आत्मा संबंधी तत्वमीमांसा। इस शाखा में हम अध्ययन करते हैं कि आत्मा क्या है, जीवन क्या है, जीवन और आत्मा में क्या संबंध है। इस तरह के प्रश्नों का जब हम उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं, तो उससे कहते हैं आत्मा संबंधी तत्वमीमांसा। दूसरी है जगत संबंधी तत्वमीमांसा। इसमें जगत संबंधी यानी सृष्टि की रचना कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें विभिन्न तत्वों और आपसी संबंधों को भी देखने का प्रयास किया जाता है। तो
ये आती है, ये इसमें जगत संबंधी तत्वमीमांसा हो गई। इसमें तीसरी है ईश्वर संबंधी तत्वमीमांसा। इसमें जिस बात का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि ईश्वर है भी कि नहीं है, अगर वो है तो एक है या अनेक है, ईश्वर के अस्तित्व का क्या प्रभाव है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता है। इसी तरह से चौथी जो तत्वमीमांसा है वो है ब्रह्मांड संबंधी तत्वमीमांसा। इसमें ब्रह्मांड की संख्या कैसी है, कितनी है, और उत्पत्ति के तत्व क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आदि तमाम प्रश्नों को जानने का प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से पांचवी जो तत्वमीमांसा है वो है सत्ता संबंधी तत्वमीमांसा। इसमें सृष्टि का रचयिता कौन है, अगर कोई रचयिता है तो वो निराकार है या साकार है, आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता है। तो इसमें जो पहला दर्शन के क्षेत्र में हमने जो पहला पॉइंट बताया था वो था तत्वमीमांसा। इसी प्रकार दूसरी जो इसमें पॉइंट आता है वो है ज्ञान मीमांसा। इसके अंतर ज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ज्ञान प्राप्ति के क्या साधन है, किन विधियों से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इत्यादि प्रश्नों पर विचार किया जाता है। और फिर तीसरी जो शाखा दर्शन का क्षेत्र है वो है आचार मीमांसा। इसके 3 अंग हैं, यानी आचार मीमांसा के 3 अंग हैं। पहला है नीति शास्त्र, नीति के बारे में क्या नीति है अनीति है, यानी क्या कल्याणकारी है, क्या भद्र है या क्या अकल्याणकारी यानी अभद्र क्या है, शुभ आचरण के क्या लक्षण है, आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता है। और इसमें आचार मीमांसा में दूसरा पॉइंट आता है सौंदर्य शास्त्र। इसमें सौंदर्य की अवधारणा, सौंदर्य का मापदंड, सुंदर असुंदर क्या है, उसके लक्षणों पर विचार किया जाता है। और इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो है तर्कशास्त्र। इसके अंतर्गत तार्किक चिंतन के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, तर्क और चिंतन की विधि क्या है, अनुमान इत्यादि के लक्षणों पर विचार किया जाता है। अब वैसे दर्शन शास्त्र जैसे विषय के अंतर्गत तो इन 3 उसके क्षेत्र में तो ये 3 चीजें आती हैं, यानी ये इन बातों पर विचार किया जाता है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि ज्ञान के प्रति प्रेम वाला जो दर्शन है, यानी हर प्रकार के ज्ञान, तो हर विषय से संबंधित हर विषय में दर्शन शास्त्र है, क्योंकि हर विषय में 2 पक्ष होते हैं, एक सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा है क्रियात्मक पक्ष। तो हर विषय में सैद्धांतिक पक्ष होता है, यानी प्रत्येक विषय के कुछ सैद्धांतिक आधार होते हैं जिनका, और सैद्धांतिक आधार का निर्धारण कौन करता है, दर्शन शास्त्र करता है, दर्शन करता है। जैसे इसी तरह से जैसे शिक्षा दर्शन, शिक्षा का भी एक सैद्धांतिक आधार है, तो वो सैद्धांतिक आधार को हम दर्शन कहते हैं। इसी तरह से इतिहास का सैद्धांतिक आधार है तो इतिहास दर्शन, समाज दर्शन, राजनीति दर्शन, धर्म दर्शन, आर्थिक अर्थशास्त्र का भी एक सैद्धांतिक आधार है, वो आर्थिक दर्शन हो गया। और नेक्स्ट वाणिज्य दर्शन। तो यानी हर विषय में दर्शन, हर विषय से संबंधित है दर्शन। दर्शन का अब इसी तरह से मनोवैज्ञानिक दर्शन, विज्ञान दर्शन, भाषा दर्शन, तो इस तरह से दर्शन का क्षेत्र बहुत व्यापक है ना। तो दर्शन जितने विषय हैं उन सभी विषय से संबंधित दर्शन है, सभी विषय से संबंधित दर्शन भी है, क्योंकि हर विषय का कोई ना कोई सैद्धांतिक आधार होता है और वो सैद्धांतिक आधार अपने आप में ही दर्शन है। तो इस तरह से आज हमने आपके सिलेबस के हिसाब से आपको मैंने बताया कि दर्शन क्या है, दर्शन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड इट्स स्कोप, यानी इसका क्षेत्र।